हाल ही में मैंने एक मूवी देखी जिसका नाम है डेजा वू या फिर कहो मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स की फोर्थ मूवी है जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइस मैं पहले ही बता दूं कि ये मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार है और इसके पहले के 3 पार्ट्स भी आ चुके हैं। तो यार जो भी लोग इन 3 पार्ट्स को देख चुके हैं उन्हें ये वाली मूवी का स्टोरी लाइन समझ में आएगा। और इसी गूगल यूज़र्स ने भी 66% लाइक किया है और रोटन टमाटोज पर भी 66% लोगों ने लाइक किया है। 5.9 इसे IMDb ने रेटिंग दी है। वही स्टार्ट करने से पहले लेट्स रोल द इंट्रो। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें दिखाया जाता है कुछ गार्ड्स को जो कि एक लड़की को ढूंढ रहे होते हैं और वो लड़की कंप्यूटर में बैठ के कुछ करती है और ये होती है ट्रिनिटी। के पीछे काफी सारे गार्ड्स आए हुए होते हैं जिनमें से एक बंदा एजेंट स्मिथ होता है। खैर यहाँ पे मॉर्फियस को दिखाया गया है। हाँ ये वही मॉर्फियस है जिसे मूवी 3 में कुछ अलग सा दिखाया गया है। यहाँ पे एक बग नाम की लड़की है और एक स्क्वाला नाम का लड़का है कि बाहर की तरफ से आए होते हैं इस मैट्रिक्स में और यहाँ पे वो सारी स्टोरी को वापस से होते हुए देखते हैं, यानी कि ट्रिनिटी के साथ जो भी मूवी 3 में या फिर मूवी 2 में हुआ था। बग कहती है कि ये वो स्टोरी नहीं जिसे हम जानते हैं। ये बात वो स्क्वाला को बता रही होती है। स्क्वाला को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती, जिस पर स्क्वाला कहता है उसे यहाँ से निकलना चाहिए वरना वो यहाँ फंस सकती है, लेकिन वो नहीं सुनती। वो कहती है कि मुझे ये स्टोरी और भी देखनी है। यहाँ पे हमें दिखाया गया कि वो पकड़ी जा चुकी थी वहाँ के कुछ ऑफिसर्स के थ्रू, लेकिन हमें एक बात पता है कि मैट्रिक्स के अंदर काफ़ी बार ऐसा दिखाया गया कि जो लोगों का मन आज़ाद हो चुका है उनके ऊपर हमला कर देते हैं वहाँ के जो कोड्स होते हैं या फिर कहो जो स्मिथ्स और बाकी अदर एजेंट्स की तरह होते हैं, जहाँ पे मॉर्फियस भी बग को ख़त्म करने के लिए बोल देता है और सभी के सभी एजेंट्स और पुलिस वाले बग के पीछे लग जाते हैं। बग जल्द से जल्द एक कमरे के अंदर पहुँचती है और अपने आप को छुपाने की भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती है पुलिस वालों से। फाइनली उसे एक कमरा मिलता है जहाँ पे एजेंट जॉन भी खड़े होते हैं। यहाँ पे सभी लोग को दिखाया गया है जो कि देखे जाते हैं और ये सभी के सभी एक तरह के कोड्स हैं। फाइनली वो एक कमरे के अंदर छुप जाती है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चाबियाँ होती हैं। एजेंट जॉन अंदर की तरफ आते हैं और वो अपने एजेंट्स के साथ बात करते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि आगे क्या हो सकता है और ये लड़की क्या क्या कर सकती है। शायद ये अपने मसीहा को छुड़ाने के लिए आई है कि तभी उसकी मदद मॉर्फियस करता है और मॉर्फियस और ये दोनों एक दूसरे की तरफ गंताते हैं। जहाँ पे मॉर्फियस के पास देखती है कि वो जिसके बंदे के पास कमरे में आए हैं जिसे वो ढूंढ रही थी, यानी कि न्यू को, ये उसी का कमरा है। अब ये बात तो मॉर्फियस को बिल्कुल नहीं पता था कि न्यू जो है वो एक मैट्रिक्स का हिस्सा नहीं है, वो एक अलग ही है। जहाँ पे मॉर्फियस बताता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा था क्योंकि मुझे काफ़ी समय से कोड्स दिख रहे थे। बग बताती है कि जब उसने न्यू को देखा तब वो बहुत ज़्यादा हैरान थी क्योंकि वो अपने रूप से काफ़ी ज़्यादा अलग दिख रहा होता है और उसे देखने के बाद ऐसा लगा जैसे मन मेरा आज़ाद सा हो गया है और मैं इस मैट्रिक्स से बाहर निकल पाई। मॉर्फियस बताता है कि ठीक तुम्हारी तरह मुझे भी हुआ था जब मैं बाथरूम में थी। जब बाथरूम में था मैं तो शीशे में काफ़ी अलग अलग तरीके के कोड्स उसे दिखने लगे थे और वो कोड्स हर जगह दिखते थे। तो वो ढूंढना चालू करता है म्यू को, जिसका नाम इस जगह पे थॉमस होता है। फाइनली ये दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और बग इस चीज़ को जानकर कि ये बंदा कोई और नहीं मॉर्फियस है, जिस पर वो कहती है कि अगर तुम इस गोली को खाओगे तो तुम असलियत समझ जाओगे। यहाँ पर से मॉर्फियस जो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है लेकिन वो फिर भी इस गोली को खा लेता है या फिर को टैबलेट को और उसके चक्कर आने लगते हैं। मैं बता दूं कि इस गोली की वजह से वो अपनी असलियत यानी मैट्रिक्स कोड से बाहर निकलने की कोशिश करता है और फाइनली वो एक गेट को ओपन करते हैं जहाँ पे वो एजेंट्स के सामने पहुँच जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बग उस एजेंट को हटाकर यानी उस एजेंट जॉन के सामने से हटाकर एक नई जगह पर जाने की कोशिश करते हैं। अब मॉर्फियस तो चल नहीं पा रहा था, जिस पर स्क्वाला उन सभी को रास्ता बताता है और कहता है उस बिल्डिंग से अगर कूदोगे तो पहुंच जाओगे हमारी दुनिया यानी कि रियलिटी में। फाइनली वो लोग उस जगह से जंप करते हैं उन सभी के अटैक्स के बाद और हमें काफ़ी सारे कोड्स दिखाए गए हैं जो कि जापानीज लैंग्वेज में लिखे गए होते हैं। कोड्स के अंदर हमारे न्यू को काफ़ी अलग चीज़ें लगती हैं। यही वो न्यू है जो कि हमारा मेन लीड कैरेक्टर है और इसी को ढूंढने के चक्कर में बग यहाँ तक आई थी जहाँ पे उसे अलर्ट का ऑप्शन भी आता है क्योंकि उनकी सिक्योरिटी को किसी ने ब्रीच किया था।
फाइनली यहाँ पर दिखाया गया उसे वो सारी चीजें याद आने लगती हैं जो कि उसने पिछले मूवीज में करी रही होंगी। अब यह फेक फ्लैशबैक था कि तभी उसका दोस्त उसे बुलाता है, एक कॉफी पे बैठाता है। यहाँ पे मैं बता दूं कि ये एक मैट्रिक्स का कोड ही है जो कि ट्रिनिटी के पास जाने की कोशिश करता है। लेकिन मैं बता दूं ट्रिनिटी एज अ टिफनी जो इस मूवी में फिलहाल काम कर रही हैं और ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। अब क्योंकि इन दोनों की याददाश्त जा चुकी थी इस मैट्रिक्स के अंदर, इसलिए ये हाथ मिलाने के बाद भी इन्हें कुछ अजीब सा लगता है। अब हमें दिखाया गया है न्यू को जो कि अब ऑफिस में बैठा होता है और सोच रहा होता है कि तभी उसे उसका बॉस बुलाता है। और मैं बता दूं इसका बॉस कोई और नहीं एजेंट स्मिथ है जो कि पिछली मूवी में हमें दिखाया गया था। अब एजेंट स्मिथ जो इसका बॉस बना बैठा है इस नए मैट्रिक्स में, जिसकी वजह से उसे याद नहीं। अब जैसा जैसा नया मैट्रिक्स होता जाता है और वैसे वैसे ही हमारे न्यू को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज किया जा रहा होता है, जहाँ पर वो बताता है कि उसे इन सभी चीज़ों को सोचना और समझना पड़ेगा। और वो ये सारी चीज़ें बार बार रिपीट होने की वजह से अपनी मूवीज़ वाले पिछले मूवीज़ की बातों को याद करता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि ये गेम के लिए एक राइवल कंपनी है जो कि उन्हें उस राइवल कंपनी के साथ ज्वाइन अप करना पड़ेगा। अब यहाँ पे न्यू को वो सारी चीज़ें मूवी 3 वाली पार्ट्स की जैसा ही लगने लगता है, तो वो अपने डॉक्टर के पास जाता है जो कि एक एनालिस्ट होता है और इसी ने इस नए मैट्रिक्स को डिज़ाइन किया होता है। पर वो समझाता है न्यू को कि जो भी तुम्हारे दिमाग में बातें आती हैं वो सारी की सारी नकली हैं और वैसा कुछ भी नहीं होता जैसा तुम सोचते हो। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि जो हमारा न्यू है वो बाथरूम में खड़ा होता है और उसके रिफ्लेक्शन में जो बंदा खड़ा है वो बूढ़ा इंसान है। अब हो सकता है कि यहाँ पे उसे कोड में ऐसा बूढ़ा इंसान दिखाया गया उन सभी लोग के सामने, लेकिन जब वो खुद को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो एक जवान इंसान है। यहाँ पे मैट्रिक्स 4 गेम का भी बारे में बताया जाता है क्योंकि यहाँ पे वो लोग चाहते थे कि एक नया गेम डिज़ाइन हो जो कि मैट्रिक्स 4 नाम से रिलीज़ किया जाए। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि न्यू ये सभी बातों को सुन सुनकर बहुत ज़्यादा थक चुका था और उसे ऐसा लगने लगा था कि जैसे वो इस गेम में बार बार उसी लाइन और उसी चीज़ को जी रहा है, क्योंकि उसकी कंपनी वाले और बाकी सभी लोग एक ही चीज़ को बोल रहे होते हैं, मैट्रिक्स मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स, जिस वजह से हमारा न्यू काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो जाता है। अब वो अलग अलग तरह की टैबलेट्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खाने लगता है और ये ब्लू टैबलेट्स जो कि उसे इसी दुनिया में रहने की एक जगह देती है। फाइनली वो मीट करता है ट्रिनिटी के साथ जो कि यहाँ पर टिफनी नाम से बिलोंग करती है। टिफनी के 2 बच्चे भी हैं, 3 बच्चे और एक हस्बैंड भी है। फाइनली ये दोनों आपस में बात करते हैं जिन्हें इनसे बात करने में अच्छा लगता है और यहाँ पे वो गेम के बारे में बात करती है, यानी जो मैट्रिक्स है कैरेक्टर्स के बारे में। फाइनली यहाँ पे एक और नए गेम डिज़ाइन करने की प्रोसेस चालू कर दी जाती है कि तभी उसे एक ऑफिसर आके बताता है कि इस जगह पर किसी ने एक पुलिस केस ठोका है, जिसकी वजह से अदालत ने सभी के सभी मेंबर्स को यहाँ एक कॉरिडोर में बुलाया है, जिस पर उसे मैसेज आता है कि तुम्हें बाथरूम के अंदर आना है। और ये मैसेज होता है मॉर्फियस का और मॉर्फियस कहता है कि तुम्हें चलना होगा। अब ये पुराना वाला मॉर्फियस को याद करता है और कहता है नहीं, तुम ये मॉर्फियस तो हो ही नहीं सकते हो। जिस पर वो कहता है कि मैं असली हूँ और मैं तुम्हारी ही क्रिएशन हूँ, तो तुम जल्द से जल्द इस टैबलेट को खाओ और हमारी रियल वर्ल्ड में चलो। जिस पर वो कहता है नहीं, ये सब कुछ नकली है और कुछ भी असली नहीं है। स्क्वाला बोलता है जल्द से जल्द करो क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है, अगर ऐसा नहीं किया तो वो लोग आ जाएंगे। तभी यहाँ पे गार्ड्स आ जाते हैं जो कि हमला करने लगते हैं। अब हमारा जो न्यू है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है अपने इस नए वाले लुक को लेकर और वो बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये जो भी चीज़ें हैं वो सारी मेरी वहम है। अब यहाँ पे मैं दिखाया गया एजेंट स्मिथ को जो कि मूवी नंबर 3 में भी हमें देखा था। अब यहाँ पे इसका लुक पूरी तरह से चेंज था क्योंकि ये मैट्रिक्स 4 था और इसे नई तरीके से डिज़ाइन किया गया था। अब न्यू भी इस चीज़ समझ नहीं पाता और वो वहाँ पे बिल्ली को देखता है और ये बिल्ली किसी और के नहीं एनालिस्ट की होती है। एनालिस्ट की इस बिल्ली को देखकर वो समझ नहीं पाता कि ये असली है या नकली। जैसे पिछले मूवी में दिखाया गया था कि उसकी डेथ हो जाती है, सेम वैसे ही उसकी डेथ होती इस बार भी, लेकिन एक बार फिर से वो एनालिस्ट के सामने पहुंच जाता है क्योंकि ये सिर्फ एक प्रोग्रामिंग है। अब यहाँ पर ये सभी लोग दिखाए गए हैं जहाँ पे एनालिस्ट कहता है कि जो भी चीज़ें तुमने वहाँ पे महसूस करी वो सब कुछ नकली थी और वो बताता है कि तुम जो उड़ने की कोशिश करते हो हर बार वो भी एक झूठ है, जैसा कि तुमने पिछली बार की पार्टी में एक छत से ही छलांग लगा दी थी क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता था कि तुम उड़ सकते हो। और ये वही सीन है जहाँ पर बग ने उसे देखा था।
फाइनली वो उन सभी बातों को याद करता है और रात में खड़ा होता है एक छत के किनारे और कहता है अगर मैं मर गया तो भी ठीक है या फिर मैं उड़ गया तो भी ठीक है। कि तभी वहाँ पे बग आती है, उसे रोक लेती है और वो बताती है तुम उस दिन जब कूदे थे तब तुम उड़े थे। और उसके बाद एक बार फिर से मैट्रिक्स रीसेट हो गया, जिसके बाद वो कहती है कि मुझे पता है तुम इस गोली को खाओगे तो असलियत जान जाओगे, तो हमारे साथ चलो। इस पर न्यू कहता है कि नहीं, मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम ही हो। जिस पर वो बताती है कि तुम्हारा जो दोस्त है वो एक कोड मैट्रिक्स में फंसा हुआ है और वो तुम्हें भी इसी जगह पे फंसा कर रखने के लिए बनाया गया है। जिसके बाद वो उसके साथ चला जाता है और वो डायरेक्टली टोक्यो की एक ट्रेन में बैठ जाते हैं। फाइनली एक कमरे के अंदर आने पर मॉर्फियस की वो पुरानी यादें और मॉर्फियस की हर एक चीज़ उसे दिखाई जाती है जो कि हमारे न्यू और मॉर्फियस ने की थी। फाइनली न्यू और ये सभी लोग उस चीज़ को देखते हैं और कहते हैं कि ये सब तुम्हारी पुरानी यादें हैं। जहाँ पे मैं बता दूं कि मैट्रिक्स रीसेट हो चुका है और तुम्हें एक बूढ़ा इंसान के रूप में दिखाया गया है, लेकिन तुम खुद को हर बार शीशे में एक नए जवान रूप में देखते हो, जो कि ऐसा नहीं है। तुम्हारे कोड को ही ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि लोगों के लिए तुम एक बूढ़े इंसान और खुद के लिए एक जवान इंसान देख पाओगे खुद को। तुम्हारा कोड काफ़ी ज़्यादा पेचीदा है कि तभी ये बताने पर ही वहाँ पर एजेंट्स बिताता है, जो कि हमारे न्यू को देख लेता है और कहता है कि ये सब नकली है, उस तरफ मत जाओ, मेरे साथ चलो। और यह बार बार कहने पर ही वहाँ पे काफ़ी सारी पुलिस आ जाती है, जो कि उन पर अटैक करती है क्योंकि वो चाहती थी कि न्यू न जाए। अब वापस से वो लोग उसी ट्रेन के अंदर पहुँचते हैं जहाँ पे जितने बैठे बैठे कोड में होते हैं वो सब के सब उन पर अटैक करना चालू करते हैं और वो म्यू को मार के एक बार फिर से रिस्टार्ट करना चाहते थे। लेकिन म्यू इस बार कराटे वाले पोज में आता है। उन्हें एक शीशा मिलता है जैसा कि पिछली बार टेलीफोन बूथ से आया जाया करते थे, लेकिन इस बार इन्हें इस शीशे से आना पड़ेगा, जहाँ पे वो सभी लोग न्यू को शीशे के अंदर डालते हैं और अब रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। रियल वर्ल्ड भी उसे एक बार फिर से सब कुछ याद आने लगता है, जहाँ पे एक पक्षी टाइप का चीज़ आता है जो कि एक रोबोट होता है और वो उसके पीछे लगे मशीन्स को हटाता है और तभी हमारा ट्रिनिटी को दिखाया गया है, जिसे हमारा न्यू देख लेता है। न्यू काफ़ी ज़्यादा बेहोश की हालत में होता है और उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं होती, जिस पर बग कहती है इसे जल्द से जल्द ठीक करना होगा और उसे मॉर्फियस के पास भेजा जाता है। मॉर्फियस कहता है कि तुम्हें मुझसे अच्छा कोई नहीं जान सकता क्योंकि मैं ही तुम्हारे साथ रहा हूँ, वो लोग भी नहीं जो तुम्हारे लिए जान दे की बाजी लगा रहे हैं। फाइनली वो कहता है एक बार फिर से हमें उसी तरह से फाइट करनी चाहिए, जिस पर हमारा न्यू कहता है कि मुझे नहीं करनी। लेकिन एक बार फिर से इन दोनों के बीच में एक ज़बरदस्त फाइट होती है कांटे की और न्यू जीत जाता है। न्यू को दिखाया गया जिसकी हालत अब अच्छी हो चुकी है और यहाँ पर बग आती है और वो बताती है कि उसके फादर को तुमने बचाया था। और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो 60 साल के बाद के सीन दिखाए गए हैं, यानी मूवी तकरीबन 60 साल बाद से प्रेजेंट की गई है हमारे सामने। तो बताया जाता है कि हम सब उनके बच्चे हैं जिन्होंने तुम्हारे साथ काम किया था, यानी कि इसे ढूंढने में 60 साल लग गए और इन सभी के फादर्स मारे गए हैं, चाहे वो ली हो या स्क्वेला हो या बग हो। यहाँ पे एक और एजेंट आ जाता है जिसका नाम मॉर्फियस है और मॉर्फियस काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो चुका था क्योंकि वो अब बाहर भी निकल सकता था। यहाँ पे फ्रेका को दिखाया गया है जो कि इन सभी की हेड होती है और वो बिल्कुल खुश नहीं होती है कि अगर उन लोगों का ये अड्डा यानी कि आयन में पकड़ गए होते तो आयन भी सेफ नहीं रहता। लेकिन वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होती है कि हमारा मसीहा वापस आ चुका है, यानी कि न्यू। वो बताती है कि जब मैं जवान थी मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं करती थी कि तुम ही ने हमारी दुनिया को बचाया है, मुझे लगता था कि तुम ही हो जिसने इस दुनिया को नहीं बचाया है। फाइनली उसे हर एक जगह घुमाई जाती है और जेल के अंदर डाल दिया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे होता है। लेकिन अभी भी इसका मन लगा होता है ट्रिनिटी को ढूंढने में, तो ये लोग सभी मिलकर एक बार टीम बनाते हैं और ट्रिनिटी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं बिना फ्रेका की बात सुने। अब एक बार फिर से आयन भी खतरे में आ चुका था जिस जगह पे फ्रेका रह रही होती है। ट्रिनिटी की एक झलक दिखाई गई है जिस पर वो कहती है कि ये वही है जिसकी कोड काफ़ी ज़्यादा पेचीदा है। बताती है कि ये कोड काफ़ी ज़्यादा हटके और अलग सा है। फाइनली सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो उससे मिलने के लिए जाएंगे और ये कोड एक गलत कोड था, क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स के जो मेन इंस्टॉल जिसने किया था या फिर कौन बनाया था वो चाहता था कि वो वापस आए, इसीलिए उसने उस जगह को क्रिएट किया। अब ये लोग एक शीशे के अंदर से घुसते हैं, लेकिन यहाँ पर उनका वेट कोई और भी कर रहा था, जहाँ पे जिसका नाम है एजेंट स्मिथ।
एजेंट स्मिथ कहता है तुमसे मिलकर वापस से काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है, लेकिन मैं तुम्हारी तरफ वापस तुम्हारे जाने नहीं दूंगा, क्योंकि अगर तुम चले गए तो मैं इस जगह पर फिर से किसी के कुत्ता बन के नहीं रहना चाहता। यहाँ पे कई और भी लोग आए होते हैं जिसे एजेंट स्मिथ लाया होता है, और वो सभी लोग फाइट करने लगते हैं न्यू और उसकी टीम के साथ। अब न्यू को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है, जिसकी वजह से अब ये दोनों एक बार फिर से फाइट करते हैं उसी पुराने वाले मूवीज़ की तरह, और ये सारे सीन रिपीट्स होते हैं, ऐसा हमें दिखाया गया है। जहाँ पे एजेंट स्मिथ और फाइट हो रही होती है न्यू के बीच में। न्यू काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में होता है, उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में होती है। सभी लोग को लगता है कि न्यू अब नहीं बच पाएगा। स्क्वेला बताता है कि वो पिट रहा है अभी भी, वो भी एजेंट स्मिथ के साथ, लेकिन वो फाइनली एजेंट स्मिथ को हराता है और बक को कहता है कि हमें यहाँ से जल्द चलना होगा। बक कहती है कि हमें जल्द से जल्द अब पहुँचना होगा ट्रिनिटी के पास, या कहूँ टिफनी के पास। तो वो लोग उस जगह पर पहुँचते जहाँ पे होता है। गैरेज के अंदर पहुँचते ही वो बात करने की कोशिश करता है, और वो बताती है कि मैंने एक सपना देखा जिसमें हम दोनों एक बाइक के ऊपर भाग रहे होते हैं और हम पर काफ़ी ज़्यादा गोलियाँ चलाई जा रही होती हैं। उसके बाद वो पूछना चाहता था कि सपने में क्या हुआ, लेकिन ट्रिनिटी या टिफनी एकदम स्टॉप सी हो जाती है और खुद भी वो बोल नहीं पा रही होती है, क्योंकि यहाँ पर वो बिल्ली आ चुकी थी, या फिर कहूँ एनालिस्ट की बिल्ली आ चुकी थी, क्योंकि इसने इस पूरे गेम को बनाया था, इस पूरे मैट्रिक्स को बनाया था, जिस पर वो उस टाइम को काफ़ी ज़्यादा स्लो कर दिया था उन सभी मेंबर्स के लिए, सिवाय खुद को, जिस पर न्यू का भी कोई कंट्रोल नहीं होता। और वो उसे पूरी स्टोरी बताता है कि तुम तो काफ़ी लंबे समय पहले ही मर गए थे, लेकिन हमें एनर्जी की ज़रूरत थी, तो हमने तुम्हें रीजनरेट किया, तुम्हारे दिमाग को और टिफनी के दिमाग को। अब हम चाहते थे कि तुम्हें और ज़्यादा तकलीफ़ दी जाए, जिससे तुम इस तकलीफ़ से ही हमारे लिए एनर्जी सोर्स बना सको। इसलिए हमने तुम्हें अलग अलग किया, लेकिन मैं चाहता था कि थोड़ा कहानी में ट्विस्ट आए, इसीलिए मैं तुम्हें पास में आने दिया, लेकिन तुम पास आते ही फिर से वही घसी पिटी प्यार मोहब्बत वाली चीज़ों में फंस गए। बहुत सारे आसपास ही खड़े हैं। जिसके बाद यहाँ पर दिखाया गया स्क्वाला की सारी टीम को, जो कि अंदर की तरफ एंट्री लेती है, कि तब तक में एनालिस्ट जा चुका था और वो टिफनी को भी ले गया था। तो सभी लोग वापस से अपने रियल वर्ल्ड आते हैं, जिसमें बग भी होती है, और वो कहती है कि हमें जल्द से जल्द अब आयन में जाना होगा। आयन वो जगह है जिस पे ये लोग सेफ रहते हैं, ह्यूमंस। तो आयन के अंदर ये लोग पहुंचते हैं, जहाँ पे फ्रेका उन्हें कहती है कि तुम सभी ने मेरे रूल्स को तोड़ा है और आयन को एक बार फिर से खतरे में डाला है, क्योंकि अगर उन्हें ये जगह पता चल गई तो हम यहाँ पे भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आयन को सेफ रखने के लिए इन सभी को सज़ा दे दी जाती है, और एक बार फिर से एक चिड़िया आती है जो कि उन सभी को बताती है कि उनसे मिलने के लिए एक लड़की आई है। और हाँ, ये इंडियन एक्टर प्रियंका चोपड़ा है। नाम इस मूवी में सैटिग है। बताती है कि उसके फादर को बचाने वाला कोई और नहीं, हमारा न्यू है। वो बताती है कि वो उस मैट्रिक्स के अंदर हमेशा से थी, और वो नज़र रखी होती है ट्रिनिटी एज अ टिफनी और न्यू के ऊपर, जिस पर वो बताती है कि वो बचपन में एक बार मिली भी थी हमारे मैट्रिक्स के कैरेक्टर न्यू के साथ। यहाँ पे मैं बता दूं कि न्यू अब इन सभी बातों को भूल चुका था, याद नहीं होता है। फ्रेका बताती कि ठीक है, मैं एक टीम तैयार करती हूँ, जिस पर वो सभी के सभी टीम मेंबर्स को रेडी होने के लिए कहती है, और कहती है कि सभी लोग जाएंगे उस जगह पर। अब यहाँ पे सैटी का प्लान क्या होता है, फ्रेका बताती है एक एक करके वो प्लान क्या होता है, जिस पर सैटी ने बताया होता है कि सबसे पहले हम लोग ब्लड वेसल्स के अंदर जाएंगे, जहाँ पे वो मशीन्स उन सभी इंसानों का खून बनाती हैं। अब मॉर्फियस काफ़ी ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स में बन सकता है और टूट के बन सकता है, इसलिए मॉर्फियस उस जगह पे जाएगा, और मॉर्फियस ठीक वैसा ही करता है जैसा कि हमारे सैटी ने कहा था। ये काम काफ़ी ज़्यादा इजी था सैटी के हिसाब से, लेकिन ये काम सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट था इन लोगों के हिसाब से, जिस पर वो बताती है कि सबसे ज़्यादा मुश्किल काम तो ये है कि हम ट्रिनिटी को कैसे मनाएंगे कि अगर वो हाँ कह दे, क्योंकि अगर जब तक मॉर्फियस भले ही उसका शरीर वापस ला ले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जब तक ट्रिनिटी हाँ ना कह दे उस मैट्रिक्स से बाहर निकलने के लिए। अगर ऐसा नहीं होता तो हम जिसे लेकर आए हैं वो भी उस जगह पे फंस जाएगा, यानी न्यू। तो फाइनली इन लोगों ने ट्रिनिटी की बॉडी को भी वहाँ से वापस ला लिया होता है, और वो बताती है कि अगर वहाँ पे उन बॉडी नहीं रही और वहाँ पर उन लोगों ने अटैक भी कर दिया तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर उनके सिस्टम को ही ना पता चले तो। हमारा न्यू थोड़ा सा घबराया हुआ होता है, जिस पर वो कहते हैं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, हम सभी आपके साथ हैं। फाइनली यहाँ पर ये सभी लोग उसकी बॉडी को वापस तो ला लिए होते हैं, लेकिन अभी भी उसकी बॉडी
उस पानी वाले वेसल के अंदर ही होती है। अब सभी लोगों को इंतज़ार होता है ट्रिनिटी के हाँ का, क्योंकि अगर ट्रिनिटी ने हाँ नहीं कहा तो इनकी सारी मेहनत पानी में फिर जाएगी। तो ही लोग जा सकते थे, जहाँ पे एक हमारा न्यू होता है और एक और 2 कैरेक्टर जा सकते थे। अब मैट्रिक्स के अंदर काफ़ी अलग अलग तरह की चीज़ें होने लगती हैं, क्योंकि इसका जो एनालिस्ट है उसने ये काफ़ी अलग तरीके से बनाया होता है, जहाँ पे हुकूमत सिर्फ एनालिस्ट की चलेगी। एनालिस्ट से वो कहता है कि अगर तुम चाहो एक बार मेरे पास बुला दो, मैं टिफ़नी से बात करना चाहता हूँ। अगर टिफ़नी ने हाँ कहा तो वो हमारे साथ हमारी दुनिया से बाहर चलेगी, यानी कि इस मैट्रिक्स से। लेकिन अगर उसने ना कहा तो मैं भी तुम्हारे साथ इसी जगह पर रहा हूँगा, और तुमने अगर कोई ज़बरदस्ती की तो हम लोग उसका प्लग आउट कर देंगे। सैटी इन सभी बातों से काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और इनका प्लान भी अब लगभग वर्क करने लगा था। ट्रिनिटी यानी टिफ़नी को बुलाया जाता है, जहाँ पर वो उसे समझाने की भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन एनालिस्ट की यहाँ पर सबसे ज़्यादा चलती है, इसलिए वो यहाँ पे टिफ़नी के बच्चों को और उसके हस्बैंड को बुला लेता है। जहाँ पे वो उसके बच्चे कहते हैं कि हमारी बहन की एक्सीडेंट हो चुका है, तो प्लीज़ मॉम यहाँ से जल्द चलिए। और यहाँ पे चल क्या रहा है, यहाँ पे दिखाने की इतनी ज़्यादा कोशिश की गई कि ये सब कुछ रियल है, लेकिन टिफ़नी काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी सैड सी होती है। उसे लग रहा होता है कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। अब सभी लोगों ने यहाँ पे बंदूक तान दी होती है हमारे ऊपर। अब ट्रिनिटी देखती है और वो कहती कि नहीं, मैं अब जाऊंगी, वो भी न्यू के साथ। तो सभी लोग एक फाइट करने लगते हैं और ट्रिनिटी को दिखाया गया है, जो कि अब उस वेसल के अंदर हाँ करने की वजह से अफरा तफरी मच गई थी, और मैट्रिक्स के अंदर भी। फाइनली ये सभी लोग आपस में ही फाइट करना चालू कर देते हैं, बिल्कुल पुराने वाले समय की तरह, जहाँ पे ये एक दूसरे के गले लगते हैं। और नए वाले सीन में भी ये लोग आपस में जैसे ही गले लगते हैं, एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है। जर्नलिस्ट कहता है ये तो होना ही था, अब ये तबाही को जल्द से जल्द रोकनी होगी। कि तभी वहाँ पे एजेंट स्मिथ आता है और उस पर बंदूक से गोलियां मार के उस जगह से भगा देता है। मैं बता दूं कि अगर यहाँ पर से गोली मार दी जाए तो एनालिस्ट सिर्फ फिर से अपने रूम में पहुँच जाएगा। यहाँ पे हमें दिखाया गया है उन स्क्वाला को और बाकी सभी लोग को, जो कि कहते हैं कि जल्द से जल्द वहाँ जगह से निकलो, किसी शीशे वाली जगह को ढूंढो और बाहर आओ। तब अटैक किए जाते हैं और अगली सुबह हो जाती है, जिस पर ये लोग एक छत पर चढ़ते हैं यहाँ पे स्क्वाला के कहने पर। और यहाँ पर हमें दिखाया गया एक काफ़ी बड़े चॉपर को, जिनके ऊपर अटैक करता है। लेकिन इस चॉपर को ख़त्म करते ही ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और एक बिल्डिंग से जंप लगा देते हैं। ऐसा लगता है कि ये लोग उड़ पाएंगे, लेकिन उड़ने के नाम पर सिर्फ ट्रिनिटी ही उड़ पाती है, जिस पर वो कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। और ये दोनों ही अपने रियल वर्ल्ड में वापस आ जाते हैं, जिससे मैट्रिक्स वहीं पर थम सा जाता है। लेकिन मैट्रिक्स का एनालिस्ट ही बस मूव कर सकता था। अब ये दोनों वापस आ जाने की सोचते हैं मैट्रिक्स के अंदर, जिससे वो उन सभी के मन को आज़ाद कर सके। तो यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि वो एनालिस्ट के पास पहुँचती है और वो बताती है कि जब मैं तुम्हारे पास सेशन लेने के लिए आती थी तो मुझे लगता था कि मैं तुम्हारे मुंह को काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से तोड़ दूँ, और वो ठीक वैसा ही करती है। उसके मुंह को तोड़ती है, जिससे उसका मुंह फिर से जनरेट हो जाता है। और वो कहती है कि मुझे मेरा नाम टिफ़नी रखा था और बच्चों को यूज़ करने का काम बहुत गलत किया। दोनों एक बार फिर से चश्मा पहनते हैं और कहते हैं लोगों का मन आज़ाद करने के लिए अब हम फिर से चलेंगे। और वो उस मैट्रिक्स के अंदर उड़ने लगते हैं और मूवी यहीं पर एंड होती है। मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।